नमस्कार साथियों, मास्टर प्लान एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट को संविधान क्यों और कैसे और इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करें बिना किसी देरी के। संविधान क्यों और कैसे, इसके परिचय की अगर हम बात कर लें तो यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली के बारे में जो लिखी गई है। आगे के अध्याय में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न जो पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश की सरकार, विभिन्न जो है संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। लेकिन इसके पहले कि क्या आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें, यह समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार की संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से जो हुई है। इस अध्याय में आप क्या क्या पढ़ेंगे, अगर मुख्य बिंदुओं की बात करें तो आप पढ़ेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा आप पढ़ेंगे कि संविधान समाज को क्या देता है। नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ेंगे इसमें संविधान जो है समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो है भारत का संविधान कैसे बनाया गया। इन सब प्रमुख बिंदुओं को हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। संविधान क्या है, इसके कार्य जो है क्या है, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का जो है क्या संबंध है। इन प्रश्नों का उत्तर जो है उतने कठिन नहीं है जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है। वास्तव में क्या करता है संविधान? तालमेल बढ़ाता है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है। लिखा है, कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह में सदस्य हैं, या भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उनकी जो है सदस्य एक दूसरे से अलग अलग तरह से जो है भिन्न है। उनकी जो धार्मिक निष्ठाएं हैं भिन्न हैं। उनमें कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। और वे आधारों पर भी भिन्न हैं, मतलब वे अलग अलग जो है व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग उनके शौक हैं। और सिनेमा से लेकर किताबों की अगर हम बात करें तो भी उनकी अलग अलग पसंद हैं। उनमें कुछ धनी हैं तो कुछ गरीब भी हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ लोग जवान भी हैं। कल्पना करें कि इस समूह के सदस्य को जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी राशि संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, यह फैसला माता पिता पर छोड़ देना चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या उसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनाने रखने चाहिए। या उसकी जगह बहुत सारे जो है पार्क बनाने चाहिए। क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग जो है इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं, उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जो है जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए। इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए। कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने को असुरक्षित महसूस करेगा। क्यों अपने को असुरक्षित महसूस करेगा, आप देख सकते हैं। अपने को असुरक्षित महसूस करेगा कारण क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जो है जानते हैं, ताकि आपस में न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास ना हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को जो है पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि इन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो उससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड जो है दिया जाएगा। अब पूरे इसके समरी को समझने का अगर प्रयास करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि संविधान का पहला काम यह है कि वह बुनियादी नियमों
का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसमें समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। यानी कि संविधान का पहला काम क्या हुआ कि वो बुनियादी नियमों का एक समूह ऐसा उपलब्ध कराए जिससे जो मेंबर हैं उनके बीच क्या जो कोऑर्डिनेशन की भावना है, यानी समन्वय और बिलीफ यानी कि विश्वास जो है बना रहे। खुद करें खुद सीखे में देख सकते हैं आप क्या क्या बता रहे हैं करने के लिए। पुस्तक के इस भाग में दिए गए विचारों को अपनी कक्षा में जो प्रयोग करें, पूरी कक्षा वाद विवाद करके उन पर निर्णय पहुंचने की कोशिश करें जो इस सत्र में सभी पर लागू होंगे। ये निर्णय निम्नलिखित के बारे में हो सकते हैं। पहला, कक्षा का प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होगा। दूसरा पॉइंट, कक्षा प्रतिनिधि की पूरी जो है कक्षा की ओर से कौन सा निर्णय ले सकता है। तीसरा पॉइंट, क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिन्हें कक्षा प्रतिनिधि जो है पूरी कक्षा से परामर्श किए बिना नहीं ले सकता। क्या यदि और लोग उसमें सहमत है तो आप इसमें और बातें यानी कक्षा के लिए पिकनिक और यात्राओं के लिए पैसे जुटाने की योजना, अपने संसाधनों का साझा प्रयोग आदि भी जोड़ सकते हैं। इसका ध्यान रहे कि इसमें से वे बातें हों जिन पर पहले मतभेद रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, यदि आवश्यकता पड़े तो इन निर्णयों को कैसे बदला जाए। इन सभी निर्णयों को कागज पर लिख ले और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाएं। इन निर्णयों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का आपको जो है सामना करना पड़ा। आगे यहाँ पर बातें मेंशन है, देखिए क्या विभिन्न छात्रों में इस पर मतभेद था। उन मतभेदों को जो है आपने कैसे सुलझाया। क्या इन प्रक्रियाओं जिससे जो है पूरी कक्षा को कुछ लाभ हुआ। यहाँ पर ये पूरी बातें हैं। नेक्स्ट हम यहाँ जो देखेंगे, निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं के बारे में हम बात करेंगे। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य जो है का निर्माण और संविधान कुछ ऐसे वहाँ पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हैं और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन। आपको का नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग खा नियम बनाना चाहते हैं, फिर भी यह कैसे तय किया जाए कि इसकी इच्छा वाले नियम से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस पर विवाद को कैसे सुलझाया जाए, अतः यह निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किस नियम से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है कि वह समाज में शक्ति मूल वितरण को प्रभावित करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि जो है कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया है। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है, लेकिन यह विश्वास इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए। प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुछ कितने प्रतिनिधि हो। उदाहरण के लिए भारतीय संविधान हमें यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतम कानून संसद बनाएगी और इसे संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे है इसे देखने से पहले उस कानून को बनाने का अधिकार रखने वालों का पहचान होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। ये बता रहा है कि संसद को अगर ये कानून बनाने का अधिकार है तो उसको ये अधिकार देने वाला भी कोई कानून होना चाहिए। यह काम जो है संविधान करता है।
संविधान यह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसमें पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। आगे अगर हम बात करें सरकार की शक्तियों की सीमाएं, यानी सरकार की शक्तियों पर क्या अंकुश है, क्या सीमाएं लगाई जा सकती हैं। यहाँ एक कार्टून है, इसको आप देख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के देशों में एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े में भरी कोशिश के रूप में देखा। क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया हमेशा ऐसी होती है? यहाँ पर आप पढ़ेंगे सरकार की शक्तियों पर सीमाएं क्या है। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा, किंतु उस पर सत्ता ने कानून बनाए, तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया। उसने यह निर्णय लिया कि खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते हैं। आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह, धर्म, जात के लोगों को सदियों दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा। यह सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं में पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे, यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी है। लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानून को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। अतः संविधान का तीसरा काम क्या होता है, वह है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों को कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से निर्मित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे आसान तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकार को स्पष्ट कर दिया और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन ना कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधान में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों का मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करना विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। यह सरकार की शक्तियों के ऊपर मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य की अगर हम बात करें तो क्या है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। इससे पहले हम यहाँ कार्टून को थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। अरे लो, इसका मतलब यह है कि पहले आप एक राक्षस बनाएं और फिर खुद को उससे बचाने की चिंता करें। मैं तो यही कहूँगा कि फिर इस राक्षस जैसी सरकार को बनाए ही क्यों जाए, बच्चा यहाँ पर कह रहा है। अब समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य की अगर हम बात करें तो क्या है, यहाँ देख सकते हैं। अधिकतर पुराने संविधान में केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जा गया है, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिन्हें में भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसे सक्षम ढांचा को प्रदान करते हैं जिसमें सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं जिन्हें समाज में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयों हो, वहाँ केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वरना वहाँ सरकार को समय और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वह असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों में निपट सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि एक ऐसा समाज बनाए जिसमें जातिगत भेदभाव ना हो। यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक
सभी आवश्यक जो है कदम जो है उठा सके। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, खाना दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। इससे नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि नस्ली जो है भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में क्या कर सके, नस्ली भेदभाव को जो है मिटा सके। आगे यहाँ पर लिखा देख सकते हैं आप कि वास्तव में ऐसे संविधान को समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक चीजें और शिक्षा सहित वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वह समर्थन प्रदान जो है करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद में लागू किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसा सामर्थ्य प्रदान करने वाला प्रावधान को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और ये संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने समझा संविधान का चौथा काम। संविधान का चौथा काम क्या है कि वह सरकार को जो है ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए जो है उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ये संविधान का चौथा काम जो है हमने देखा। यहाँ देख सकते हैं कार्टून है, इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य के जो है नीति निदेशक तत्व भी सरकार के लोगों की कुछ आकांक्षाओं पूरी करने की अपेक्षा करते हैं। संविधान में अच्छी बातें लिखने में से क्या जाता है, लेकिन ऐसी ऊंची आकांक्षाओं और लक्ष्यों को लिखने का मतलब क्या है यदि वे लोगों के जीवन को बदल ना सके। अर्थात ऐसी बातें लिखने से क्या फायदा जो वास्तव में धरातल पर उतरे ही ना। आगे नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान, यानी कि कौन से प्रावधान है जो संविधान को समर्थ बनाते हैं। संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिसमें वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। दक्षिण अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व जो है सौंपता है। वह सरकार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों पर समूह को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है और यह प्रावधान भी करता है कि सरकार जो है धीरे धीरे सभी के लिए पर्याप्त आवास और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार जो है गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। राष्ट्र की बुनियादी बात की अगर हम बात करें, राष्ट्र की बुनियादी पहचान, आखिर और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो है संविधान किसी समाज का जो है बुनियादी पहचान होगा। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होगी। इन सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियम पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनाने से पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम जो है, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधान में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधान को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप
और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें से काफ़ी कुछ साझा भी हैं। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होंगी, लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग से की होती है। ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलित से बनते हैं। ऐसे किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों की कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल में आधार पर हुआ है। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति की। दूसरी ओर भारतीय संविधान भारतीय या नस्ल की नागरिकता के आधार पर अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता है। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंध को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध इस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कार्टून को, ये लिखा है यहाँ पर ईरान में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना की गई। हाँ, यह दिखा रहे हैं इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूहों में काफ़ी संघर्ष दिखाई दिया। इस विभिन्न समुदायों में क्या मांगे हैं, इसके दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून से दिखाए गए संघर्ष से तुलना करें। यहाँ बगदाद है, यहाँ सिया, यहाँ सुन्नी, आप तमाम देख सकते हैं। मेरे पास कलम है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। मेरे पास इंक है, संविधान मुझे लिखना चाहिए। अब ये सब हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हमें जल्दी ये संविधान बना लेंगे। यहाँ पर बातें ऐसी की जा रही हैं। यहाँ हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता को हम पढ़ेंगे, देख सकते हैं संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें संविधान के द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। यहाँ कहाँ पहुँचे और क्या समझे दिया गया है। नीचे भारतीय और अन्य संविधान में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बताएं कि इनमें से प्रत्येक प्रावधान का क्या कार्य है। ठीक, इस बात को हम समझेंगे। कहाँ पहुँचे और क्या समझे में हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे भारत और अन्य संविधान के कुछ प्रावधान दिए गए हैं। बताए गए हैं कि इनमें से प्रत्येक का क्या कार्य है। जैसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि सरकार किसी भी नागरिकों को किसी धर्म का पालन करने या ना करने की आज्ञा नहीं दे सकती। सरकार की शक्ति पर सीमा है। ये सरकार को आय और संपत्ति की असमानता को कम करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की शक्ति होती है। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिसकी सभी को पालन करना चाहिए। संविधान नागरिक किसी खास नस्ल, जाति या धर्म तक सीमित नहीं है। ये बातें हमने देख ली। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन कार्यों से स्पष्ट है कि क्या अधिकतर समाज एक संविधान होती है। लेकिन संविधान के बारे में हम 3 प्रश्न कर सकते हैं। पहला कर सकते हैं कि संविधान क्या है। दूसरा, संविधान कितना प्रभावी है। क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देश संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, जिसमें जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हमें इसी दस्तावेज का जिक्र करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि हम कर रहे होते हैं, मतलब संविधान का जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ देश जैसे इंग्लैंड के पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह एक दस्तावेज है, दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं। वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है
उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभाव जो है प्रभावी होना अनेक कारणों पर जो है निर्भर करता है। जो है वास्तव में संविधान कह रहे हैं कि संविधान का जो रूप कब साकार होगा, जब वो प्रभावी हो तभी माना जाएगा कि हाँ संविधान सही मायने में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में इसके और पार्ट को समझेंगे और पढ़ेंगे उसमें संविधान के जो है प्रचलन में लाने का तरीका। तो आज के लिए इतना ही। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इसके जो अगले पार्ट को हम अगले जो है पार्ट में जो है कवर करेंगे पूरे चैप्टर को। ये वीडियो आप लोग के लिए जो है कहीं कहीं हेल्पफुल होगा। आप इसको 1.2 की स्पीड से या अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं किताब ओपन करके। अगर आपके पास किताब नहीं है तब भी आप वैसे पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मास्टर प्लान पर बने रहें। अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।